This is one of the chapter in your physics standard 9. Sound. So what is sound? Sound is a form of energy. Sound is a form of energy. Is a form of energy. Like heat energy, light energy, sound is also energy. Okay. Now, how to produce sound? Okay. So sound can be produced by various ways. Like suppose if you take a string, two end of the strings are fixed. Now, if you plug this string, okay, then this string will vibrate and it will produce sound. Okay. Similarly, suppose you have a ball, suspended bob here. Now we call it tuning fork. Tuning fork is there. Every tuning fork has a frequency mentioned, like 256 frequency. Okay. Now you have to hit this on a rubber pad. Okay. Now if you hit this tuning fork in a rubber pad and keep just इस बॉब के सामने में रखोगे तो थोड़ी देर के बाद देखोगे ये जो है ना ये टू एंड फ्रो मूवमेंट करने लगेगा. ओके. एंड यू कैन सी द जैसे जैसे ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो फिर बॉब भी अपना रेस्ट में आ जाएगा. ओके. सो दिस कैन इम्पैक्ट एंड इसमें सब साउंड भी देगा, बाय साउंड भी सुनाई देगा. अच्छा. फिर बाय सपोज तुमने एयर इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला है. ओके. सो इफ यू स्ट्राइक इट, अगर तुम तबला बजाते हो तो क्या होगा, ये सब एयर इंस्ट्रूमेंट ये है. फिर तुम्हारा जिसके अंदर एयर है, गिटार है. गिटार इज स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके. लेकिन एक हॉलो बॉक्स तानपुरा है. ओके. सो सभी में देखना कि यहाँ पर एक होल रहता है. करेक्ट ना. तो ये जो गिटार है या तानपुरा है, ये सभी दे आर द एयर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. इसके अंदर जो एयर रहता है ना, दैट वाइब्रेट्स. तो हम क्या करेंगे, तबला जब बजाते हैं ना, इसके ऊपर जैसे जैसे मैं स्ट्राइक करूँगा तो ये वाइब्रेट करेगा. नीचे का जो एयर है ना इसके अंदर, वो वाइब्रेट करेगा. जैसे ये इसको मैं स्ट्राइक करना बंद कर दूंगा तो आवाज़ भी बंद हो जाएगा. गिटार में भी आवाज़ को तेज़ करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए जो इसके नीचे में एयर रहता है. तो तुम देखोगे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक हॉलो बॉक्स अटैच रहता है. ठीक है ना. सो नाउ these are the methods by which by blowing whistle we can also create generate sound. ठीक है. तो साउंड वेव का जनरेशन हो गया. सो ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज a source of sound. Okay. A vibrating body is a source of sound. क्लियर है. Now, साउंड और लाइट में मेजर जो डिफरेंस है, एक तो स्पीड में डिफरेंस है. तो साउंड का STP में, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में 332 या 330 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहता है. दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड. ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड. एंड लाइट का जो स्पीड है, लाइट एंड साउंड बोथ आर एनर्जी. ओके. लाइट का है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये लाइट का स्पीड है. दिस इज इक्विवेलेंट टू 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड. सो सच ए ह्यूज वेलोसिटी है लाइट का. इसलिए जब लाइटनिंग होता है ना, जब बिजली चमकता है ना आसमान में, तो पहले लाइटनिंग दिखता है तुमको, है ना. पहले लाइट दिखता है, उसके बाद साउंड आता है पीछे पीछे. ठीक है. तो वाई, ये क्वेश्चन है. जो थंडर स्टॉर्म हो रहा, बिजली चमक रहा, तो पहले लाइट दिखता है. क्यों पहले लाइट दिखता है? क्योंकि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है. एक सेकंड में 1,86,000 माइल्स जाता है. वेयर साउंड का स्पीड 330, किसी में 332 मीटर पर सेकंड है. ठीक है. ये इतना है. तो मतलब एक सेकंड में 330 मीटर जाता है. वेयर ये एक सेकंड में 1,86,000 माइल्स जाता है. तो ऑटोमेटिकली पहले लाइट दिखेगा, बाद में, ठीक है, बाद में तुमको साउंड सुनाई देगा. साउंड
को प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम जरूरी है। मटेरियल मीडियम इज मस्ट, मीडियम इज मस्ट। इसको प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? मटेरियल मीडियम अगर नहीं है, मान लो कि तुम चांद में गया, ठीक है, वहाँ पर जाके दो आदमी अगर एक दूसरे से बात कर रहा तो सुनाई देगा क्या? नहीं देगा सुनाई, बिकॉज मीडियम नहीं है दोनों के बीच में, तो सुनाई नहीं देगा। तो साउंड कैरी करने के लिए क्या चाहिए हमको? बीच में मीडियम चाहिए। ओके, तो इसको अच्छा से डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एयर टाइट बॉक्स में ऐसे करके, बॉक्स नहीं exactly, बेल जार। हाँ, बेल जार टाइप का एक लिया, ठीक है, बेल जार में लिया, और यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट है प्लस माइनस वाला, बैटरी अटैच्ड है, उसका की है, हाँ उसमें की कर दो, और इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल को लगा दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट से चलता है, मान लो कि यहाँ पर एक ये हैमर है, तो मैं सिंपल सर्किट दिखाता हूँ इसका, और बीच में कॉर्क, ठीक है, वो सब हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है। अभी क्या है, देयर इज ए सक्शन पंप हियर, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले जैसे इलेक्ट्रिक ऊपर रहता है, मतलब सक्शन पंप मतलब ऊपर भी रह सकता है। हाँ, तुम निकल दो ना इसको, मतलब दिस इज अ डिवाइस बाय विच यू कैन एम्प्टी आउट द एयर को निकल सकते हो। सक्शन पंप है, तो कहीं भी रखो तुम, नीचे ऊपर, ठीक है, तो तुम नीचे भी डाल दो, यहाँ पर दिखा दो सक्शन पंप। सक्शन पंप का काम क्या है कि एयर को अंदर से निकालता है, हाँ, बेल जार के अंदर से। तो जैसे मैं की को ऑन करूँगा तो जब एयर प्रेजेंट है तब हमको साउंड सुनाई देगा, बेल जार के बाहर, हाँ बाहर भी सुनाई देगा, आवाज़ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं एयर को निकल दूंगा ना, एयर को आउट कर दूंगा यहाँ से सक्शन पंप से, तो क्या होगा, मेरा साउंड सुनाई देना बंद हो जाएगा। अगर पूरा एम्प्टी हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, तो साउंड सुनाई नहीं देगा। लाइट जो है ना, वैक्यूम के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। लाइट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, है ना, कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, ओके, बट इसलिए लाइट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिक वेव, ठीक है। अभी जो एनर्जी प्रोपगेशन है ना, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए दो तरीके से एनर्जी प्रोपगेट हो सकता है। ओके, तो क्या क्या तरीका है? एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा है ट्रांसवर्स वेव। दिस इज ट्रांसवर्स वेव। नाउ इसके बारे में तुमको इस चैप्टर में थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है। देखो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब है कि अलोंग द लेंथ, मतलब वाइब्रेशन जो टेक्स प्लेस हो रहा है, वाइब्रेशन जो हो रहा है ना, जिस डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट कर रहा, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इस ऐसे ट्रैवल कर रहा मान लो, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल भी करेगा। मटेरियल पार्टिकल का वाइब्रेशन जो है ना, उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है? व्हेन द particles of the medium vibrates along the direction of propagation of sound wave, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। और जब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, जो पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, मान लो ऐसे प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है, और पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, ठीक है, उसके साथ परपेंडिकुलर, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स समझा, मतलब पार्टिकल परपेंडिकुलर होएगा किस परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि यहाँ पर एक तुमने, जैसे तुम्हारा टेक्स्ट बुक में भी देखो एक दिया हुआ है कि एक मेटल स्ट्रिप ऐसे हिंज किया हुआ जगह पे रखा है, ठीक है। अभी तुम मेटल स्ट्रिप को प्लग करके छोड़ दिया, ठीक है, एक बार, मतलब ये क्या है ना, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर सकता है। ये एक बार खींच के छोड़ देगा तो क्या होगा, ये वाइब्रेट करते रहेगा, ऐसे रेंडमली ये वाइब्रेट करके इधर जाएगा, इधर आएगा, ऐसे करते रहेगा।
तो ये क्या करेगा, ये जो तुम्हारे जो एयर पार्टिकल्स हैं इसको मान लो कि जब इस डायरेक्शन से जब ऐसे जा रहा है ना, तो यहाँ का जो एयर पार्टिकल है इस पार्टिकल को पुश करेगा, एयर पार्टिकल को पुश करेगा, ठीक है। पुश करने से क्या होगा, यहाँ का ऑलरेडी एयर पार्टिकल्स है तो ये लोग सब एक साथ हो जाएगा, तो इसको है ना एक साथ हो जाएगा। तो अभी देखो साउंड जा रहा है इस डायरेक्शन में, एयर पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट किया, ठीक है। इसको बोला जाता है कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जब साउंड प्रोपोगेट करता है तो व्हाट हैपेंस, कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन होता है। व्हाट इज रेरिफेक्शन, वो मैं बताता हूँ। रेरिफेक्शन, तो कॉम्प्रेशन एंड रेरिफेक्शन के थ्रू साउंड वाइब्रेट करता है। बट यहाँ इम्पोर्टेंट किस लिए मैंने ये समझा रहा कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है। तो अब जब साउंड वेव मतलब ये जो स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप है ऐसे गया, फिर वापस आएगा तो एयर को शक कर लेगा। यहाँ पर लो प्रेशर, ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है, लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा। यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ का जो एयर जो वाइब्रेट किया था वो फिर वापस आ जाएगा। तो यहाँ का जो एयर है ना वो फैल जाएगा, मतलब गैप हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेरिफेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, फिर से इधर जाएगा, फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से रेरिफेक्शन होगा। तो इस तरह से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ, जो एयर पार्टिकल जो एनर्जी को इस यहाँ से पिकअप किया, उस एनर्जी को इस तरह से हम लेके जा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देखो ना, मान लो बहुत सारे साइकिल ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। एक साइकिल को अगर तुमने धक्का दे दिया तो ये दूसरे साइकिल के ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर गिरेगा, ये इसके ऊपर, अल्टीमेटली सारे साइकिल गिर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट हो रहा है उसी डायरेक्शन में साइकिल का भी मोशन हो रहा है। इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रैवल करता है, समझा। अच्छा, तो अभी हमको क्या करना है, थोड़ा समझना है कि देयर आर टू मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अदर इज ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडिनल में पार्टिकल ऑफ द मीडियम अलोंग द लेंथ ऑफ प्रोपोगेशन वाइब्रेट करता है, जिस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपोगेट हो रहा उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करता है। एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि रिपल बनता है वाटर में। मान लो कि पत्थर अगर थ्रो करेंगे तो, मान लो कि ये कूल एकदम काम वाटर है, स्टील वाटर है, ठीक है। तो जैसे मैं एक स्टोन ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक रिपल मतलब एक सर्कुलर वेव जैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो यहाँ पर मान लो कि जो तुम बैडमिंटन खेलते हो ना, उसका एक कॉर्क रख दो ऐसा, ठीक है। तो जैसे जैसे ये देखो, इसका जो रिपल्स है ना, ये जो वेव जनरेट होगा इस तरह से फैलते जाता है। तो देखना अगर यहाँ पर अगर कॉर्क रखा ना, कॉर्क ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा। तो अभी क्या हो रहा, एनर्जी ऐसे प्रोपोगेट हो रहा, मतलब क्या है, ये सर्कल का रेडियस बढ़ते रहता है और ये वेव तब तक दिखेगा जब तक ना इसका जो एनर्जी है ना ये डाई आउट नहीं हो जाता, क्योंकि एनर्जी तो डिसिपेट हो रहा, धीरे धीरे एनर्जी कम हो रहा। बट ये रिपल जनरेट किया। रिपल जनरेट में तुम क्या सोचते हो कि ये कॉर्क इसके साथ बहता हो जाएगा? नहीं, कॉर्क अपना पोजीशन में ही रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी साउंड वेव का प्रोपोगेशन होता है ना, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ओके, देखना एक तरफ मान लो कि एक तुमने एक चेन टाइप कर लिया है ना, और एक बार उठा के छोड़ दिया, तो ऐसे एक वेव टाइप का दिखता है। स्टैंडिंग वेव बोलते हैं हम इसको, है ना। तो ऐसा वेव दिखता है। तो इसमें क्या ये चेन में जो जिस चीज़ से बना हुआ वो क्या ट्रैवल कर रहा? नहीं, वो ट्रैवल नहीं कर रहा। फिर भी हमको एक लूप जैसा ऐसा दिखता है, रिफ्लेक्ट होके आता है, तो ऐसा एक स्टैंडिंग वेव दिखता है। करेक्ट। तो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट हेयर इज़ कि जब भी साउंड वेव ट्रैवल करता है ना, पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट देयर मेन पोजीशन, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन। ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो गया, ये रिपल्स जो जनरेट हुआ है, ये जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ सेंटर में, ये क्या कर रहा, सर्कुलर
ओनली रिपल्स जनरेट कर रहा। एंड ये जितना जोर से तुम, अगर मान लो कि ये रिपल्स कंटिन्यूस जनरेट हो ही रहा, बार बार तुम डूबो रहे हो, उठा रहे हो, डूबो रहे हो, यहाँ पर तुमने सिम टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हो, तो ये रिपल कंटिन्यूसली जनरेट होते जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें व्हाट इज़ ट्रांसवर्स वेव समझाने के लिए मैंने ये लिया था एग्जांपल। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब साउंड वेव मतलब जो एनर्जी जो प्रोपगेट हो रहा है, इसको प्रोपगेशन वेक्टर बोलते हैं बाद में हायर फिजिक्स में। तो जिस डायरेक्शन में ये एनर्जी फ्लो हो रहा उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है ना पार्टिकल वाइब्रेट करता है। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, क्लियर नाउ। चलो अभी हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई क्रेस्ट किसे कहा जाता है, ट्रफ किसे कहा जाता है ना। तो मान लो कि मैं एक वेव को इंडिकेट करता हूँ यहाँ पर। अच्छा, एक वेव को दिखाता हूँ। एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है ना। तो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, सॉरी। अभी हम आएंगे उसमें भी। देखो ये मान लो इसमें रटने का कुछ भी नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। रटोगे एग्जांपल मतलब जस्ट डेफिनेशन के टाइम में तो समझ में नहीं आएगा, ना तो लाइट समझ में आएगा ना साउंड समझ में आएगा। ठीक है, तो हमको ये एकदम परफेक्टली समझना है कि ये वेव क्या होता है, फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड किसे कहा जाता है, वेव लेंथ किसे कहा जाता है, वेलोसिटी के साथ वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है। ये यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर। पहला फर्स्ट से ही उनको क्लियर रहना पड़ेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल होने में भी प्रॉब्लम होगा और बहुत सारी चीज़ रटना पड़ेगा। तो अभी हम पहले समझते हैं कि व्हाट इज़। देखो पार्टिकल जब वाइब्रेट करता है ना तो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा मेन पोजीशन है, ये एक्स एक्सिस में मेन पोजीशन। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का इधर ना, तो ऊपर की तरफ जो वाइब्रेशन जो मूवमेंट हुआ ना, सबसे मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, CREST। और सबसे मिनिमम जो नीचे की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH। ठीक है, सो क्रेस्ट एंड ट्रफ ये जो है ना, इस मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द पॉजिटिव साइड को हम क्रेस्ट बोलते हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन द नेगेटिव साइड इसको हम ट्रफ बोलते हैं। ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मेन पोजीशन। देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट on either side of mean position। मीन पोजीशन, मीन मतलब जो स्टेट ऑफ रेस्ट जहाँ पर रहता है पार्टिकल बिना वाइब्रेशन के, उसको मीन बोला जाता है, मीन पोजीशन। इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड, कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो क्रेस्ट तो ठीक है, सबसे इसको क्रेस्ट बोलते हैं, टॉपिक को क्रेस्ट बोलते हैं, और जो एकदम नीचे वाला जो है ना उसको ट्रफ बोलते हैं। बट ये जो डिस्टेंस है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, है ना, तो इसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को A B ऐसे डिनोट कर, ये सब सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, वेव लेंथ किसे कहते हैं, वेव लेंथ मतलब टू सक्सेसिव पोजीशन, टू सक्सेसिव पॉइंट्स जिसका वाइब्रेशन, नेचर ऑफ वाइब्रेशन सेम हो, उसको वेव लेंथ कहते हैं। मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो वेव लेंथ होता नहीं, खाली ये अच्छा नहीं, वो एक वेव। तो एक क्या वेव लेंथ क्या होता है मैं बताता हूँ। ये भी दिस इज ऑल्सो वेव लेंथ। अभी मान लो कि यहाँ पर मैं लिया,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको भी हम वेवलेंथ बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। अच्छा, मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से ये इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ये इधर जा रहा है, ठीक है, वाइब्रेशन, तो ये दोनों का डिस्टेंस को भी सेम ही होगा, इसको वेवलेंथ कहा जाता है। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, जिसका वाइब्रेशन का फेज सेम हो, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, अभी टाइम पीरियड किसे कहा जाता है? टाइम पीरियड मतलब एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है, देखो टाइम पीरियड वेवलेंथ हो गया, लैम्डा से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट्स हैविंग सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। एम्पलीट्यूड भी हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड। ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर जो है ना, देखो यहाँ पर लिखा हो रहता है ये 256 है ना, ये 512 है, इसका मतलब हर्ज रहता है, इसका यूनिट हर्ज। 1 हर्ज मीन्स 1/सेकंड, 1/सेकंड को हर्ज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, तो अगर कोई ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है 256, इसका मतलब ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो प्रॉन्ग है, ये इसको प्रॉन्ग बोला जाता है ट्यूनिंग फॉर्क का, ठीक है ना। ये जो प्रॉन्ग है ट्यूनिंग फॉर्क का, ये 1 सेकेंड में 256 टाइम्स वाइब्रेट करता है। सिमिलरली ये अगर 512 हर्ज लिखा हुआ है, मतलब वो 512 टाइम्स वाइब्रेट करता है। तो हमारा जो कान का जो एयर ड्रम है, तो ये क्या कितना तक सेंस करता है? सोनिक रेंज का साउंड को हम लोग सुन पाते हैं ना, तो कितना 20 हर्ट्ज से लेकर, मतलब अगर 20 टाइम्स पर सेकंड वाइब्रेट करेगा, से लेकर 20,000 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में अगर 20,000 तक वाइब्रेट करेगा, तो हम इस रीजन का जो भी इस फ्रीक्वेंसी का जो भी साउंड जनरेट होगा, उस फ्रीक्वेंसी को हम सुन सकते हैं, है ना। बाकी का इस पर उस पर जैसे वो सुन नहीं सकते, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक जो भी है ना, वो हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सो दिस इज द ऑडिएबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, टाइम पीरियड किसे कहा जाता? एक वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। सो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना। तो देखो, दिस इज कॉल्ड, टी से हम लोग टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है? मान लो टी टाइम में यूनिटरी मेथड लगाते हैं इन दोनों को समझने के लिए, ठीक है। तो टी टाइम पे मान लो कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता है, तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट होगा? 1/t, ठीक है। टी टाइम, अगर टाइम पीरियड टी है, इसका मतलब टी टाइम में एक बार वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, करेक्ट। तो टी सेकंड में अगर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होता, सो अगर हम लिखते हैं यूनिटरी मेथड में, इन टी सेकंड द पार्टिकल कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन, दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो देयरफॉर इन 1 सेकंड द पार्टिकल कंप्लीट्स 1/t वाइब्रेशंस। बट 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है ना। फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिनोट करते हैं? किसी किसी किताब में एफ से डिनोट किया जाता है, किसी में एन से डिनोट किया जाता है, किसी से न्यू से डिनोट किया जाता है ना, दिस इज कॉल्ड न्यू, है। तो तीनों में से कोई भी लेटर से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर सकते हैं। तो चलो हम एन मान लेते हैं। तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा? 1/t, इसको ही तो बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, अगर देखो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा, मतलब धीरे 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 वाइब्रेट कर रहा है ना, क्लियर। सो टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी को अगर हम मिला दे, मतलब एन एंड टी को मिला दे, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या है? सेकंड। फ्रीक्वेंसी का क्या यूनिट है? 1/सेकंड ना, नीचे टी है, इसको बोला जाता है हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज मतलब 1/सेकंड, क्लियर हुआ? ओके।
चलो, तो हमने अभी क्या क्या सीखा? अच्छा, हम वेलोसिटी भी समझेंगे अभी। वेलोसिटी से क्या लेना देना है हमको, कैसे हम वेलोसिटी निकालेंगे। तो इसका डेफिनेशन जो बुक में लिखा हुआ है वो तुम पढ़ो बुक से। अच्छा, चलो अभी हम देखते हैं वेलोसिटी। ओके, velocity of sound wave. Velocity of sound wave. एक्चुअली क्या था, सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले ट्राई किया। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना, उन्होंने एक फॉर्मूला भी निकाला, एक्सपेरिमेंट भी किया। मतलब एक्सपेरिमेंट बाद में हुआ, बट उन्होंने थियोरेटिकली साउंड वेव का जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला दिया वो है दिस v इज इक्वल टू रूट ओवर इलास्टिसिटी बाय द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो हम इलास्टिसिटी पढ़ोगे। ओके, अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। तुमको ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी चैप्टर है ना, तो एक मेरा एक फिजिक्स का एक चैप्टर है इलास्टिसिटी बोल के, उसको थोड़ा तुम पढ़ो, तो उसमें तुमको यंग मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, रिजिडिटी मॉड्यूलस, एक्सियल मॉड्यूलस, ये सब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, वो थोड़ा एक बार देख लेना। सिंपल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो को इलास्टिसिटी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रेस मतलब फोर्स पर एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, नाउ तो न्यूटन ने जब ये फॉर्मूला दिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू ई बाई रो होता है, फिर बाद में इसको डिराइव करने के बाद आया प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो न्यूटन का क्या कहना था कि जो साउंड का जो प्रोपगेशन है ना कोई मीडियम में, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल मतलब साउंड ट्रेवल्स इन ए मीडियम in such a way that the process of propagation, process of traveling sound is isothermal process. तो isothermal process का क्या मीनिंग है? isothermal मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और स्लो। कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल होता है? जो प्रोसेस वेरी वेरी स्लो प्रोसेस है वो सब आइसोथर्मल प्रोसेस के कैटेगरी में आता है, स्लो प्रोसेस। और आइसोथर्मल मान के, क्योंकि उनका क्या था कि कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेयरिफिकेशन होता है, फिर कॉम्प्रेशन होता है, फिर रेयरिफिकेशन होता है। तो जो कॉम्प्रेस जब होता है ना लेयर्स, तो इससे क्या हो जाएगा, सामना सामनी आ रहा तो भाई एक साथ हीट जनरेट होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। तो फिर बोलता है कि रेयरिफिकेशन होगा, मतलब जब एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए। तो उनका क्या कहना था कि ये प्रोसेस इतना स्लो है कि कॉम्प्रेशन एंड रेयरिफिकेशन में जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना वो बढ़ता नहीं है। ठीक है ना, चेंज नहीं होता टेम्परेचर, भाई सीधा बात है। बट क्या हो गया, इस फार्मूला से न्यूटन, आइजैक न्यूटन का जो ये फार्मूला था, इस फार्मूला से जो वेलोसिटी निकल के आया ना वो 280 मीटर पर सेकेंड के करीब आया। ये वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इतना निकल के आया। बट एक्सपेरिमेंट जब किया गया, तुम जैसे जाओगे वेलोसिटी ऑफ साउंड का एक्सपेरिमेंट लैब में भी कराया जाता है। ओके, हम लोग करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो जैसे ही तुम लैब में करोगे ना तो ये वैल्यू नहीं आता है, ये 332 मीटर पर सेकेंड आता है। तो बहुत गैप, बड़ा गैप है भाई। आप थियोरेटिकली बोल रहे हो 280, लेकिन हो रहा है 330। ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है हम ना। तो
फिर लैपलास बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने थोड़ा चेंज किया मतलब उनका क्या कहना था कि भाई ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग मान लिया ना कि इट इज़ अ वेरी स्लो compression rarefaction slowly happens, ये नहीं है. The process is adiabatic. एडिया मतलब नो एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज को बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. हीट और टेम्परेचर में तो डिफरेंस तुमको पता है, नो हीट एक्सचेंज. लेकिन बार बार कंफ्यूज होने के इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ. उनका क्या कहना था कि ये प्रोसेस ना बहुत फास्ट है. जो प्रोसेस बहुत फास्ट है उसको एडियाबेटिक, मतलब इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि भाई हीट एक्सचेंज हो. जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, मान लो ये सिस्टम है मेरा जिसमें एयर है और ये सराउंडिंग है. जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है, नो हीट एक्सचेंज, तो प्रोसेस को हम बोलते हैं हीट एक्सचेंज नहीं होता है. मतलब ना तो आएगा सिस्टम के अंदर ना तो सिस्टम से बाहर जाएगा. ठीक है, इसको बोलते हैं हीट एक्सचेंज. जब कोई सिस्टम में हीट आना जाना बंद हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक. तो उनका क्या कहना था कि हीट आता जाता नहीं है, ठीक है ना. और एडियाबेटिक प्रोसेस में है ना, जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. गामा पी बाई रो हो जाता है. इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं. गामा P by rho. पी बाई रो. व्हाट इज गामा? गामा डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी. मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना. गामा डिपेंड्स ऑन द एटोमिसिटी ऑफ द, मतलब किस टाइप का गैस के थ्रू जो मीडियम है ना वो किस गैस का बना हुआ है. एयर में तो चलो बहुत सारे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सब मिक्सड अप है, तो उसका भी एक गामा का वैल्यू है. ठीक है, तो इसका रेंज क्या होता है 1.33, 1.44, 1.66, डिपेंडिंग ऑन ट्राइएटॉमिक, डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक क्या है उसके हिसाब से. तो एयर का जो हम लोग का एयर के थ्रू जो वेलोसिटी ऑफ साउंड करते हैं ना, ये 1.44 लिया जाता है. या फिर डेसिमल के बाद एक डिजिट लोगे तो 1.4 लेगा. तो अगर अंदर में स्क्वायर रूट के ऊपर अगर पहले पी बाई रो था, अभी गामा आ गया, गामा में 1.4 मिल गया तुमको, तब ये वेलोसिटी जो है ना 330 या 330 या 332 जैसा तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, इतना आ गया. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट करेक्शन लैपलास मेन. लैपलास खाली इतना बोला कि ठीक है, साउंड का प्रोपगेशन के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, मैं मानता हूँ, बट ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है. कंप्रेशन रेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल, बट द प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट. एंड इतना फास्ट है कि इसमें ना तो हीट सिस्टम से बाहर जाता है ना सिस्टम के अंदर आता है. जब ऐसा प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस जो है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस से जब हमारा फ्लो होगा तो देन इसका जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें गामा आ जाता है, एटोमिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है ना. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटन्स गिवन फार्मूला एंड लैपलास करेक्शन. ठीक है. तो तुमको अभी इतने इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये दोनों प्रोसेस अभी से तुम थोड़ा सा माइंड में डाल दो कि देयर आर टू प्रोसेस. एक आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, दूसरा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है. ठीक है ना, एडियाबेटिक प्रोसेस. तो एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए तुम एक बार देखो तो आ जाएगा. ठीक है. तो मैं अभी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल करते हैं.